हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। वेलकम टू अवर चैनल उपवन एजुकेशन। हम लोग आर्ट से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12वीं की, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्टों को डिटेल्ड में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो पॉलिटिकल साइंस पे रहेगा, और मेरा एक फ्रेंड है वो आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने YouTube पे देखा, बंदे पढ़ा तो रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पे पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी को पढ़ा रहा है, कोई जेई को पढ़ा रहा है, कोई नीट को पढ़ा रहा है, लेकिन 12th लेवल पे ना उतना बढ़िया कहें पढ़ा रहे हैं, या मैं कहूँगा कि एक वीडियो को या एक लेसन को आधे घंटे में कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता एक लेसन आधे घंटे में कवर किया जा सकता है, और ये लेसन के साथ भी जस्टिस नहीं होगा। तो यू हैव टू सब गिव योर टाइम। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। माई सेल्फ सचिन दत्ता, और मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और साथ में एमए मेरी परसुइंग है, और मैं 2-3 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, और 2-3 बच्चों ने काफ़ी अच्छा भी किया है, अपने स्कूल में अव्वल दर्जा प्राप्त किया है। आप भी अच्छा कर सकते हैं, बस एक शर्त होती है, पढ़ने की चाहत होनी चाहिए आपके अंदर, एक डेडिकेशन होना चाहिए। कभी भी ये मत सोचना कि मैं एक कमज़ोर विद्यार्थी हूँ, बस पढ़ने का जज्बा जगाइए, आप भी पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, पहले उसका यूटिलाइजेशन है कहाँ पे। सबसे पहले आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? अपने कक्षा 12वीं में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़, आप इसको पढ़ के क्या क्या कर सकते हैं। आप यूपीएससी में प्रिपरेशन में जाएंगे तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है PSIR करके, यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। वहाँ पे आपको बहुत काम आएगा। आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो न्यूज़ चैनलों में देखते होंगे आप कि 70 से 80% कौन सी न्यूज़ होती है, वही पॉलिटिकल रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है। आप अकेडमिक्स में जा सकते हैं, अगर पढ़ाना चाहते हैं, आप में क्षमता है तो वहाँ जा सकते हैं, PhD MPhil वगैरह कर सकते हैं। आप अगर अच्छा लिखते हैं तो आप एडिटर में चले जाइए, जो अच्छे संपादक वगैरह होते हैं वो लिख सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में अपना सिलेबस समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सिलेबस समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कोई भी चीज़ पढ़ने के ना 2 वे होते हैं। एक को बोलते हैं सिंपैथी, सिंपैथी का क्या मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ बस कर रहे हैं। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी मूवी हॉल की टिकट खरीदी, और वो टिकट खरीद ली और आपको वो मूवी अच्छी आ भी नहीं रही है। आप खरीद लिए तो क्या करेंगे, या तो सोते सोते मूवी देखेंगे, या बस देखते जाएंगे और समझ कुछ आएगा नहीं। वैसे ही पढ़ाई का है, बस आप पढ़ रहे हैं, लेसन को, पन्नों को पलट रहे हैं, लेकिन उतना बेहतरीन समझ में आ नहीं रहा है। तो एक सिंपैथी बोलते हैं इसको। और एक वर्ड होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को करिए तो डूब के करिए। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। एक मूवी आई थी गजनी मूवी, उसमें देखा होगा आपने, जो एक्ट्रेस होती है वो उसको मार दिया जाता है या मर जाती है, तो कैसे महिलाएं मतलब सोचने लगती हैं, रो रो के पूरा जो सीट का हॉल होता है वो साफ़ हो जाता है, उसको साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो क्योंकि वो उनको लगता है कि वो अपने आप को कनेक्ट कर लेती हैं उस चीज़ से। वो जो साफ़ सफाई करने वाला होता है, मैडम बोलता है, मैडम हो गया टिकट, ख़त्म हो गई पिक्चर, आप जाइए, वो अगली मूवी बना रही हैं। लेकिन नहीं, उनको तो वह काश संजय मिल जाता है, दोनों मिल जाते, तो उसी में डूब जाते हैं। जैसे आपने एक मूवी और देखी होगी, तारे ज़मीन पर, जब उनके माता पिता क्या कर रहे होते हैं, ईशान वगैरह जो भी नाम होता है बच्चे का, हॉस्टल से उसको छोड़ के आ रहे होते हैं, तो उसके चेहरे पे पूरा अंधेरा कर देते हैं और चेहरे पे लाइट कर देते हैं। किस लिए कर देते हैं? लाइट इसलिए कर देते हैं ताकि जो माएँ हैं वो उस बच्चे से अपने आप को कनेक्ट कर सके। मेरे एग्जाम्पल का मतलब ये है, आप किसी भी चीज़ को पढ़िए तो कनेक्ट करके पढ़िए, डूब के पढ़िए, यही सबसे अच्छा वे है पढ़ने का। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो और एक चीज़ कि राजनीति विज्ञान के जनक, कोई जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट का जो फादर है, माता तो कोई होती नहीं है वैसे, जो फादर है वो किसको बोला जाता है। तो राजनीति विज्ञान के जो फादर हैं वो अरस्तु हैं, जिन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल बोला जाता है। और
पहले एक चीज़ और समझिए कि राजनीति विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान है क्या। राजनीति विज्ञान की कोई भी एक सर्वोपरि परिभाषा नहीं हो सकती, सब अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं देते हैं। आप सिंपल से समझिए, राजनीतिक संस्थाओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है, सरकार के अंगों का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा शॉर्ट वे में, हम सिलेबस समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ भी पढ़ने से पहले ना हमें उसका थोड़ा सा सिलेबस ज़रूर पता होना चाहिए, मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। मान लीजिए आप कहीं गए, अंकल ने पूछ लिया बेटा क्या पढ़े हो, बोल दिया हमने तो सब पढ़ा है, और लेसन का नाम पूछ लिया तो मुँह बाद हो गए। इसलिए हर लेसन का नाम आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। जैसा कि आपको सिलेबस पता ही होगा, सिलेबस में मतलब सुविधा की दृष्टि से दो बुकों में बांट दिया गया है। जैसे पहली बुक का नाम है आपका समकालीन विश्व में राजनीति, और दूसरी बुक का नाम है आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति। एक चीज़ समझिए क्या समकालीन, समकालीन का मतलब क्या होता है। समकालीन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जब एक समय में होते हैं तो उन्हें समकालीन, ये घटनाएं चल रही होती है समकालीन। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हम एक समय में पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो आज से 20-30 साल बाद कहेंगे कि हाँ कि ये लोग समकालीन थे, सचिन दत्ता से पढ़ रहे थे, समकालीन थे। तो इसको बोलते हैं समकालीन। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो है दो ध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। एक्चुअल में सेकंड लेसन था, बट क्या हुआ कि कोविड-19 आया तो पढ़ने का टाइम वाइम था नहीं, तो क्या किया, पहला लेसन जो था वो डिलीट कर दिया, जिसका नाम था शीत युद्ध का दौर। लेकिन उसको डिलीट कर दिया, परमानेंटली डिलीट हो गया है, तो इसलिए पहला लेसन हो गया है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि इस लेसन को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा पहले लेसन का। तो मैं आपको पहले लेसन का थोड़ा जितना ज़रूरत है, वैसे पेपर में तो आएगा नहीं, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए आपको वो चैप्टर समझना पड़ेगा। और अभी हम जब सिलेबस के बाद आएंगे तो थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू दूंगा, जिससे कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है आपका सत्ता के समसामयिक केंद्र। पहले इसको समकालीन बोलते थे, अब चेंज कर दिया, ट्रेडिशन चल रहा है। कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, इसमें हम देखेंगे कि सोवियत संघ था और अमेरिका थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे संगठन भी थे, जिसमें EU था आपका, यूरोपीय संघ, सार्क वगैरह। जब लेसन पे आएंगे तो देखेंगे। तीसरा है समसामयिक दक्षिण एशिया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ये थोड़ा मिट गया है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। इसमें हम दक्षिण एशिया के बारे में समझेंगे, और जब ये लेसन पढ़ाऊंगा तो मैं मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा, ताकि आपको मैप पे भी अच्छी पकड़ हो जाए। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है ना, अगर आपकी मैप पे पकड़ है तो आप काफ़ी चीज़ों को आसानी से पढ़ लेंगे। और जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे तो इसी सब्जेक्ट को इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से जानते हैं, तो उसी को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे तो हमें मैप का उतना कोई बताने वाला था नहीं, तो अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा होती नहीं थी। लेकिन वो सारी जो कमियां हमारे समय में रही हैं उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने समझा है कि 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तो शांति की ज़रूरत भी महसूस हुई कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। इस कारण से क्या होता है कि कई सारे संगठन बनने लगे, जिससे क्या हो सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित हो सके। बेसिकली इस चैप्टर में हम UN के बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। फिर है समसामयिक विश्व में सुरक्षा। इसमें हम आएंगे जब इस लेसन पे तो बताऊंगा सुरक्षा का क्या मतलब होता है। जैसे आप देखते होंगे 2 देशों के बीच में लड़ाई होती है, आर्मी मिलिट्री वगैरह लड़ते रहते हैं। ये तो सुरक्षा का एक पक्ष हुआ कि हाँ चलो मिलिट्री के थ्रू, लेकिन क्या उसमें सिर्फ मिलिट्री वाले ही मरते हैं या और आम आदमी भी मरते हैं? तो केवल लड़ाई झगड़े या आर्म्स वाली लड़ाई से मतलब नहीं है। सुरक्षा का मतलब ये होता है कि पर्यावरणीय समस्या हो रही है, लोग आजकल भूखमरी से मर रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो जब आएंगे चैप्टर में तो डिटेल्ड में समझेंगे, अभी मैं इसको बस शॉर्ट वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, किल 2 birds with 1 stone, यानी एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं आप। इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी जो 12th की इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाली जो बुक है, उसमें एक चैप्टर इसका भी है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का।
तो ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैप्टर से। फिर है भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण, इसको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि भूमंडली है, ये थोड़ा सा रफ हो गया, इसको ठीक कर देता हूँ मैं। भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण दोनों एक ही चीज़ है। जो आज हम बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री वगैरह खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? जो वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है? तो ये सारी चीज़ें जब आएंगे तो समझेंगे हम इस चैप्टर में। और थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, इंटरेस्ट लेंगे तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। ये मत समझिए बोरियत हो रहा है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आज से पहले नहीं पढ़ा, तब भी आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक दो बार बैठेंगे, आपको क्या लगे, अच्छा लगने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा। और कोई तरीका है नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, चाहे ऐसे चाहे वैसे, बाय हुक और बाय क्रुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो थोड़ा प्रयास कीजिए इंटरेस्ट आए सब्जेक्टों में। जब शुरुआत में पढ़ेंगे ना, मज़ा नहीं आएगा, मन करेगा छोड़ छाड़ दें सब कुछ, लेकिन छोड़िएगा मत उस समय पे। 2-3 दिन जब पढ़ेंगे ना तो मज़ा आने लगेगा। जैसे पिक्चरों में कैसे होता है, एक्टर होता है और एक्ट्रेस होती है, हीरो हीरोइन को दिखा देते हैं। शुरुआत में तो दोनों मिल नहीं रहे होते हैं, लेकिन एक बार जब मिल जाते हैं तो दोनों जुदा नहीं कर पाता पूरी दुनिया। उसी तरीके से आप किताब को अपना क्या मान लीजिए, एक्टर मान लीजिए, एक्ट्रेस मान लीजिए, और उसके साथ दिल लगाइए और खूब पढ़िए, मज़ा आएगा। फिर किताब से आपको कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। तो आते हैं अब अपने दूसरे बुक की तरफ, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति का बेसिकली मतलब यही है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद से लेकर अभी तक वर्तमान तक भारत की मतलब पॉलिटिक्स कैसी रही है, राजनीतिक परिवेश क्या है, तो क्या चेंजेस आया है उसमें, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। तो इसमें क्या है, भारत में कई धर्म, जाति, लिंग, भाषा के लोग रहते हैं। तो बहुत सारे बोले थे भारत कभी एक हो ही नहीं पाएगा, राष्ट्र बन ही नहीं पाएगा। तो जब इस लेसन पे आएंगे तो देखेंगे। दूसरा है एक दलीय प्रभुत्व का दौर, यानी एरा ऑफ वन पार्टी। ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इस साल फिर से इसको क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें क्या हम बेसिकली पढ़ेंगे, जब पहला इलेक्शन होता है 51-52 में, तो उसमें कैसे कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहता है लंबे समय तक, इवन 80-90 तक, जब तक इंदिरा गांधी मरती नहीं है, राजीव गांधी, तब तक क्या रहता है, कांग्रेस का प्रभुत्व रहता है। तो आएंगे तो समझेंगे। नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसमें देखेंगे भारत ने कैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। एक तरफ पूंजीवाद था, समाजवाद था। इन सारी टर्मों को मैं क्या करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा। फिलहाल बस ओवरव्यू ले लीजिए। भारत के विदेश संबंध, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, यानी भारत जब आज़ाद हुआ था, गरीब था, पिछड़ा था, भाषा इतनी थी, लिंग इतना था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने मतलब कैसे रिलेशनशिप डेवलपमेंट किया दूसरे कंट्रियों से, गुटनिरपेक्ष बनाया, समझेंगे हम। तो जब आएंगे तो देखेंगे। उसके बाद है कांग्रेस प्रणाली की चुनौती और पुनर्स्थापना, यानी एक समय ऐसा आया था जब कांग्रेस पार्टी हार भी रही थी कई सारे राज्यों में, इमरजेंसी भी लगा दिया था, आपातकाल, जैसा कि आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर से कांग्रेस पार्टी क्या हो जाती है, जीत जाती है। तो जब आएंगे तो समझेंगे। फिर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि इसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, आपातकाल जो पढ़ा था, क्यों लगा, कैसे लगा, उसका क्या कारण रहा, तो ये सारी चीज़ें आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगे जब तब पढ़ेंगे। उसके बाद है क्षेत्रीय आकांक्षा है, रीजनल एस्पिरेशन, यानी भारत तो एक राष्ट्र है, लेकिन उसमें भी कई सारे राज्य हैं, राज्यों में भी कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र हैं। जैसे भाषा के आधार पर कई सारे राज्य बन गए, जैसे आंध्र प्रदेश पहले बना था। तो वही देखेंगे, आएंगे तो। आकांक्षाएं मतलब इच्छाएं होती हैं, तो कई सारे क्षेत्रों की भी इच्छाएं जो थी वह हम समझेंगे। उसके बाद है आपका भारतीय राजनीति में हालिया घटनाक्रम। ये चैप्टर भी नया जोड़ा गया है। पहले गठबंधन से रिलेटेड एक चैप्टर था यहाँ पे कि गठबंधन का युग जब आता है तो एक करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाता है, और हम लोग न्यूज़ वगैरह पढ़ते ही रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैं खुद एक प्रिपरेशन के जोन में हूँ, करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो ये मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये आपका जो था पूरा कंप्लीट सिलेबस था कि हमने सिलेबस को डिस्कशन कर लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत बेसिकली मैंने आपको बताया दूसरा चैप्टर था, लेकिन आप पहला चैप्टर डिलीट कर दिया गया, शीत युद्ध का दौर। लेकिन इस चैप्टर को समझने से पहले ना हम पहले चैप्टर को समझने का क्या करेंगे,
प्रयास करेंगे। जैसे आपने सुना होगा, बच्चे जो होते हैं शुरू में जब साइकिल सीखने जाते हैं तो क्या सीखते हैं? क्रंची सीखते हैं कि नहीं सीखते? क्रंची इसलिए सीखते हैं ताकि धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करके वो लोग क्या कर सकें, पूरे सीट पर आकर बैठ जाएं। जिससे क्या होगा, अगर उनका पाँव नहीं भी पहुंचेगा ना तो वो क्या करेंगे, अपने आप को अच्छे से हैंडल कर लेंगे, इस्तेमाल मतलब ठीक ठाक तरीके से साइकिल चला लेंगे। उसी तरीके से इस लेसन को समझने के लिए ना हमें पहला लेसन समझना ज़रूरी है। जैसे आपने सुना ही होगा, बार बार टर्म आता रहता है, शीत युद्ध। शीत युद्ध, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं, कोल्ड वॉर बोलते हैं। कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है, मतलब अभी समझेंगे कोल्ड वॉर। मैं कह रहा था कि ये थोड़े से टर्म इंग्लिश में भी जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कॉलेज में आएंगे तो आपको हेल्पफुल होगा। तो शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा। युद्ध का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। तो शीत युद्ध का मतलब होता है एक ठंडा युद्ध, जिसमें कोई भी रक्त रंजित युद्ध नहीं होता है, डायरेक्टली रणभूमि में जाके नहीं लड़ते हैं। छोटे मोटे युद्ध होते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं होते हैं। तो शीत युद्ध एक तरीके से कह लीजिए विचारधारा का युद्ध था, ठंडा युद्ध था, दो महाशक्तियों के बीच में था। एक तरफ अमेरिका था जो पूंजीवादी विचारधारा थी, जिसकी पूंजीवादी विचारधारा का मतलब जो निजी संपत्ति को बढ़ावा देते हो, सरकार के हस्तक्षेप कम हो, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम हो, तो इसको पूंजीवाद बोलते हैं। दूसरी तरफ सोवियत संघ था, जिसको क्या बोलते हैं, जिसकी विचारधारा साम्यवाद थी या समाजवादी कह लीजिए, जिसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था पे सरकार का नियंत्रण होता है, जो भी निर्णय लिए जाएंगे सरकार के द्वारा, समाज की भलाई के द्वारा। तो ये सारे क्या था, शीत युद्ध में दो गुट थे। लेकिन इसको समझने से पहले एक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। आपने सुना ही होगा 2 विश्व युद्ध हो गए। तो पहला जो आपका हुआ था वर्ल्ड वॉर 1, तो वर्ल्ड वॉर जो 1 हुआ था आपका, वो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक। इसमें क्या हुआ था कि जो दुनिया थी ना वो दो गुटों में बट गई थी। एक तरफ रशिया था, ब्रिटेन था, दूसरी तरफ आपका हंगरी हो गया, जर्मनी हो गया। तो ये सब राष्ट्र थे। तो युद्ध हो गया था, तो कई सारे संगठन भी बने कि अब दोबारा से युद्ध ना हो सके। लेकिन फिर से हम देखते हैं कि एक और विश्व युद्ध हो जाता है, जो है आपका वर्ल्ड वॉर 2। इसका डेट है 1939 से 1945। ये आपको पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए क्या है, ज़रूरी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो दो विश्व युद्ध हो जाते हैं। तो 2 विश्व युद्ध जब हो जाते हैं तो दुनिया में इतनी ज़्यादा माल जान हानि होती है ना, कई सारे लोग मर जाते हैं। तो अब दुनिया जो है ना तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार नहीं होती है। तो जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा होता है ना, तो 2 शक्तियाँ होती है, अलाइड पावर, हिंदी में बोलते हैं मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। एक तरफ मित्र राष्ट्र में अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, ये सारे लोग होते हैं। दूसरी तरफ कौन होता है, दूसरी तरफ का जर्मनी होता है, इटली होता है। तो जो मित्र राष्ट्र होते हैं वो जीत जाते हैं। तो जब मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं तो अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया वगैरह जीत जाते हैं। तो आपने गली मोहल्ले में देखा होगा, जब 2 बड़े गुंडे ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो तीसरे गुंडे को जब हरा देते हैं तो उनमें क्या होता है, आपस में प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है। तो इसी तरीके से जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है ना, तो 2 महाशक्तियाँ उभरती हैं, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। तो अब दोनों में क्या होने लगती है, प्रतिस्पर्धा होने लगती है कि सबसे बड़ा कौन। अमेरिका कहेगा मैं बड़ा, तो सोवियत संघ कहेगा मैं बड़ा। तो दोनों में क्या होने लगती है, प्रतिस्पर्धा होने लगती है। लेकिन दोनों समझ चुके हैं एक चीज़ को कि अगर अब हमने युद्ध किया ना तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। इसलिए लोग क्या करते हैं, अब डायरेक्टली युद्ध नहीं लड़ते हैं, विचारधारा के आधार पर लड़ते हैं। विचारधारा का मतलब सोवियत संघ क्या करेगा, तकनीकी विकास करेगा, सांस्कृतिक विकास करेगा, राजनीतिक विकास करेगा। अमेरिका भी इन सारी चीज़ों पर ध्यान देगा जिससे युद्ध ना हो सके। तो इसी को बोलते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब एक क्या है, विचारधारा का युद्ध है, विचारधारा का युद्ध है। एक महत्वपूर्ण घटना और समझने का प्रयास कीजिए, जिसको बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। सुना होगा अगर आपने, क्यूबा मिसाइल, सॉरी थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है क्योंकि पहली बार लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे। ऑफलाइन तो लिखता नहीं हूँ, वैसे ही समझाता हूँ, तो पहली बार लिख रहा हूँ, तो थोड़ा देख लीजिएगा राइटिंग। क्यूबा मिसाइल संकट,
1962 जब भारत और चीन का लड़ाई चल रहा था तो दुनिया में क्या चल रहा था, क्यूबा मिसाइल संकट। तो ये जो क्यूबा था ना आपका, क्यूबा एक द्वीप था। द्वीप का मतलब होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। तो क्यूबा जो था अमेरिका के तट से लगा हुआ क्या था आपका, द्वीप था। तट के किससे लगा था, अमेरिका के। लेकिन इसकी जो दोस्ती थी वो आपकी सोवियत संघ के साथ क्या थी, इसकी दोस्ती थी। तो सोवियत संघ क्या करता है, यहाँ पे ना क्यूबा में अपनी मिसाइलों को तैनात कर देता है। इसलिए तैनात कर देता है क्योंकि अमेरिका से पास में होता है क्यूबा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमला कर सके। तो जब वो मिसाइलें तैनात कर देता है तो इसका पता ना अमेरिका को 3 हफ्ते बाद चलता है। तो उस समय पे राष्ट्रपति आई थिंक जॉन एफ कैनेडी होते हैं। तो वो भी धमकी देते हैं, अगर आपने यहाँ से क्यूबा से अगर अपने मिसाइलों को नहीं हटाया तो हम भी क्या करेंगे, अपने जंगी जहाज़ों को यानी मिलिट्री वगैरह को भेज देंगे, नेवी वगैरह को भेज देंगे और युद्ध होगा। और जो सोवियत संघ जानता था अगर अमेरिका ने भी भेज दिया तो तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, यहाँ से अपनी सेनाओं को हटा लिया। इस तरीके से दुनिया ने क्या लिया, चैन की सांस ली, जिससे तृतीय युद्ध का जो खतरा था वो क्या हो गया, टल गया। तो ये पूरा बैकग्राउंड था। अब हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुव तो समझ ही गए होंगे। एक ध्रुव हो गया अमेरिका जिसे पहली दुनिया बोलते हैं, दूसरा हो गया सोवियत संघ जिसे दूसरी दुनिया बोलते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है। तो आते हैं इसमें एक एक करके समझते हैं और चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने का प्रयास कीजिए, बोरिंग मत समझिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लाइफ में काम आएंगी। तो पहला है बर्लिन की दीवार। तो ये जो आपकी बर्लिन है ना, ये बर्लिन जो है आपकी राजधानी है जर्मनी की। किसकी राजधानी है, जर्मनी की। तो बर्लिन में एक दीवार बनाई गई थी 1961 में। एक दीवार बनाई गई थी। दीवार इसलिए बनाई गई थी कि जो जर्मनी था उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक पूर्वी जर्मनी हो गया, एक पश्चिमी जर्मनी हो गया। और जो पूर्वी जर्मनी था वो प्रभावित किससे था, सोवियत संघ से था। और जो पश्चिमी जर्मनी आपका था वो किससे इन्फ्लुएंस था, वो आपका इन्फ्लुएंस था अमेरिका से। तो इसलिए जर्मनी को बांट दिया गया विचारधारा के आधार पर। दूसरा ये 1989 जो आप देख रहे हैं, ये 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था, जिससे पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को क्या कर लिया गया, एकीकरण कर दिया गया, एक कर दिया गया, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो रहा था। और ये जो 150 किलोमीटर देख रहे हैं, 150 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 150 किलोमीटर की ये दीवार थी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका टिक मार्क में पूछ लेगा। जैसे आजकल हमारे समय में तो 100 नंबर का पूरा आता था, अब 80 नंबर का आता है। उसमें भी 15-20 आपके क्या आते हैं, टिक मार्क वाले आते हैं। तो वहाँ पे पूछ लेगा कि बर्लिन की दीवार कब बनी, नहीं बनी। तो वहाँ पे ये आपको क्या आएगा, काम आएगा। तो दूसरा है आपका सोवियत प्रणाली। ये आपको हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले, 3-4 नंबर जितने भी। तो नंबरों पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। पहले समझिए प्रणाली क्या होता है। प्रणाली का मतलब क्या होता है, मैकेनिज़्म होता है। जैसे हर चीज़ का कोई ना कोई क्या होता है, अपना एक मैकेनिज़्म होता है। जैसे साइकिल देख लीजिए, बाइक देख लीजिए, तो कई सारी वस्तुओं से मिलकर एक व्यवस्था बनती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रणाली। इवन जो हमारी बॉडी भी बनी है वो कैसे बनी है, कई सारे तत्वों से मिलकर हमारी क्या है, बॉडी मिली है, बनी है, जिसी को क्या बोलते हैं, प्रणाली बोलते हैं। तो यही है सोवियत प्रणाली। तो सोवियत बेसिकली सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ कहने का मतलब है इसमें 15 गणराज्य होते थे। और गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक। गणराज्य का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक। चीज़ों को समझिए, रटने का प्रयास मत कीजिए। गणराज्य का मतलब होता है जो भी आपका हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या हो गया, जो भी आपके देश का या राज्य का प्रमुख है वो चुनाव के माध्यम से आएगा। जैसे कि एग्जांपल, जैसे भारत का राष्ट्रपति सबसे बड़ा है तो वो कैसे आएगा, चुनाव के माध्यम से आता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे रानी का ही राज चलता है, उन्हीं के बच्चे बच्चे बनते रहते हैं। तो गणराज्य का मतलब क्या हो गया, जो हेड ऑफ द स्टेट है, राज्य का जो प्रमुख है, वो कैसे आएगा, चुनाव के माध्यम से आएगा। अब पता नहीं मेरी बात आपको समझ में कितनी आ रही है, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा। हाँ, लेकिन आपके मोबाइल में एक फ़ीचर होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो मेरी स्पीड है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। और थोड़ा सा मेरे को कमेंट में बताते रहिएगा चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, क्योंकि वैसे तो मेरे को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं, तो वहाँ पे हंसी मजाक करके बच्चों को अच्छे से समझा भी देता हूँ। तो आपका जो फीडबैक रहेगा उसी हिसाब से मैं लेक्चर में थोड़े चेंजेस करके आगे बढ़ूँगा। तो आते हैं इस पर सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली का मतलब क्या है,
1917 में क्या हुआ था, रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति आपने सुना ही होगा, तो पूंजीवाद के खिलाफ हुई थी। तो पूंजीवाद के खिलाफ एक विचारधारा आई, सोवियत विचारधारा, जिसे साम्यवादी विचारधारा कहते हैं। तो ये जितनी भी विचारधारा है ना, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थी। वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए कि कार्ल मार्क्स नाम का ना एक प्राणी इस धरती पर आया था, जिससे सोवियत संघ कह लीजिए, रसिया वगैरह क्या थे, प्रभावित थे। तो समझते हैं सोवियत प्रणाली। तो सोवियत संघ जो था या प्रणाली थे, उसमें 15 गणराज्य थे या 15 देश शामिल थे। उसी से मिलकर क्या बनता है, सोवियत संघ बनता है। तो इसमें क्या थे, समता मूलक समाज की बात करते हैं। समता मूलक समाज का मतलब क्या है, समाज में ज़्यादा इनइक्वालिटी ना हो, कोई अमीर ना हो, मतलब कोई ज़्यादा अमीर ना हो, कोई ज़्यादा गरीब ना हो, सब इक्वल तरीके से क्या है, चलते रहें। मतलब समाज एक तरीके से चलता रहे, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव ना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जो भी आधार होते हैं। तो हमें इतना नहीं जाना, बस सिंपल सा समझना है कि जो सोवियत संघ था वो समता मूलक समाज की बात करता था। दूसरा है समाजवाद। समाजवाद का भी मतलब ये सरकार क्या है, समाज के कल्याण के लिए कार्य करेगी, अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलेगी, ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे गरीबों को नुकसान हो जाए, अमीरों को फ़ायदा हो जाए। तो ये समाजवाद था। फिर है आपका निजी संपत्ति का विरोध। निजी संपत्ति का मतलब क्या है, ये मैंने पहले ही बताया, जो ये सोवियत प्रणाली आई है वो रूसी क्रांति यानी पूंजीवाद के विरोध में आई है। तो ये निजी संपत्ति का क्या करती थी, विरोध। क्योंकि आपने देखा होगा निजी संपत्ति का मतलब होता है कि कुछ वर्ग मिलकर क्या करेंगे, बहुत सारे मतलब रिसोर्सेज को, संसाधनों को क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। जैसे एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई थी कि 1% पॉपुलेशन ने 85% पॉपुलेशन का क्या है, रिसोर्सेज का मतलब संसाधनों को अपने अंडर में ले रखा। तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। इसलिए क्या होता था, निजी संपत्ति का क्या होता था, विरोध करते थे ये लोग। फिर है आपका एक पार्टी। एक पार्टी का मतलब क्या, सोवियत संघ में एक पार्टी का प्रभुत्व था, यानी एक ही पार्टी थी, उसका नाम था आपका कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे भारत में देखते हैं बहुत सारी पार्टियां हैं, नाम भी नहीं पता होता, डॉली छाप, कौन सा छाप, मेहंदी छाप, तो ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे क्या था, सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी जिसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी। फिर है अर्थव्यवस्था योजना। अर्थव्यवस्था योजना का मतलब क्या है कि सोवियत प्रणाली में क्या था, अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से आगे लेकर चला जाता था। सरकार अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलती थी। तो ये आपका पूछ लेगा सोवियत प्रणाली क्या था, शॉर्ट में बोल दीजिएगा। सोवियत प्रणाली का मतलब है 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, जिनकी ये समतामूलक समाजवाद, निजी संपत्ति का विरोध आदि इनकी विचारधारा में डाल दीजिएगा। और थोड़ा ना पेन कॉपी लेकर बैठिए, उससे क्या होगा कि आप मेरी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो उसको कम करके चीज़ों को लिखेंगे ना तो आदत बनेगी। क्योंकि आप कितने ही ज्ञानी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे कई सारे क्या होते हैं, ऐसे मात्रा चढ़ा देते हैं बगुले की टांग की तरह। लेकिन मात्रा को हमेशा ना ऐसे चढ़ाना चाहिए जो देखने में अच्छा लगे। क्या होगा, आप जब पेपर देंगे ना तो आपका चेहरा वहाँ पर नहीं होगा कि आप सुंदर हैं, ख़राब हैं। जैसे आप पार्टी में कैसे जाते हैं तो टिप टॉप बन के जाते हैं कि नहीं जाते हैं, मुंह पे क्रीम व्रीम लगा लिया ताकि अच्छे लगे, सेंट भी मार लेते हैं। क्यों, ताकि हम क्या लगे, अच्छे लगे। इसी तरीके से आप जब पेपर देंगे ना तो आपका चेहरा नहीं होगा वहाँ पे आपकी क्या होगी, कॉपी होगी। तो वो कॉपी जब देखेगा ना एग्जामिनर, राइटिंग अच्छी होगी तो वैसे ही प्रभावित हो जाएगा थोड़ा सा, और फिर आपके वो चेहरे को अज्यूम करेगा, वाह कितना अच्छा इंसान है। तो इसलिए मात्रा वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सोवियत संघ के मजबूती के कारण। तो सोवियत संघ जो हमने देखा, इतना जो शीत युद्ध चला था आपका, जो शीत युद्ध था वो चला था आपका 1945 से लेकर 90 तक। तो ये 55-50 सालों का जो डिफरेंस है इसमें, मतलब किस तरीके से सोवियत संघ इतना ज़्यादा मजबूत था। तो मजबूती के कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। पहला है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, पर्सनल लेवल पर ही सोचिए। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत है तो बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। हाँ, पैसे से सारी चीज़ें सॉल्व नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हल उससे हो जाएंगी। तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, मजबूत थी। अमेरिका को छोड़ दें तो विश्व में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था इसी की थी। फिर है आपका संचार प्रणाली। संचार प्रणाली का सिंपल सा मतलब है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करते थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
आवागमन चलता था लोगों का एक जगह से दूसरी जगह, और जगह है नहीं बोर्ड में, तो आप प्रयास कीजिए थोड़ा सा लिखने का, थोड़ा सा क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। और थोड़ी कुछ कमी लगे, क्योंकि ये तो मेरी पहली वीडियो ही है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो चल जाता है काम, पढ़ा लेता हूँ बच्चों को आराम से। तो थोड़ा सा कमेंट वगैरह में बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। तो संचार प्रणाली यानी लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, तो एक ये भी इसकी मजबूती का क्या रहा है, कारण रहा है। दूसरा है विशाल ऊर्जा संसाधन। तो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए ना एक चीज़ और मैटर करती है कि आप पे ऊर्जा संसाधन है कि नहीं। ऊर्जा संसाधन का मतलब क्या हो गया, तेल, खनिज, इस्पात। तो ये सारी चीज़ें ना सोवियत संघ में बहुत थी। जैसे ले लीजिए तेल, खनिज, राइटिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस्पात, ये सब क्या था सोवियत संघ में बहुत था। तो ये भी इसकी क्या था, एक मजबूती का कारण रहा था कि बिजली प्रोडक्शन में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं थी, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करता था, निर्यात भी करता था। तो ये भी एक उसकी मजबूती का क्या रहा है, कारण रहा है। फिर एक उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग का मतलब क्या है कि जो सोवियत संघ था ना, वहाँ पे हर चीज़ मिलती थी। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्या करता है, चीज़ों का उपभोग करता है। जैसे इस दुनिया में सब उपभोक्ता हैं, जैसे मैं भी एक उपभोक्ता हूँ। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ तो उसके लिए मैंने एक कैमरे का उपभोग किया है, एक ट्राइपॉड लेके आऊँ, बोर्ड लेके आऊँ, मार्कर लेके आऊँ। तो ये सारी चीज़ें क्यों लाया है, इसलिए लाया ताकि ये चीज़ें मेरे को क्या करें, उपभोग कर सकते हैं। तो उपभोक्ता का मतलब होता है जो अपनी आवश्यकताओं के लिए चीज़ों को क्या करें, उपभोग करें। और ये इकोनॉमिक्स का, इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही समझिए। तो सोवियत संघ में ना पिन से लेकर, एक छोटी सी पिन से लेकर ना कार तक मिलती थी, सारी चीज़ें वहाँ पर क्या होती थी, उपलब्ध होती थी। तो इसकी मजबूती का क्या रहा है, एक कारण रहा है। फिर चलता है न्यूनतम ज़रूरत। एक बेसिक ज़रूरत क्या होती है किसी भी इंसान की बेसिक ज़रूरत। हाँ, तो ये न्यूनतम ज़रूरत का सामान मैं जैसे डिस्कस कर रहा था, न्यूनतम ज़रूरत का सामान क्या होता है एक व्यक्ति के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो ये सारी चीज़ें ना वहाँ पर अच्छे कम रेट में, या कह लीजिए मुफ्त रेट पर वहाँ पे लोगों को मिल जाती थी। तो उनकी सारी आवश्यकताएं, न्यूनतम ज़रूरतें थी क्या थी, पूरी हो जाती थी, लोग खुश थे। तो इसलिए भी एक कारण रहा है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या थी, मजबूत थी। फिर एक है आपका अन्य चीज़ें। अन्य चीज़ें का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ है वो बहुत ही, अगर मान लीजिए क्या है, महंगी है या उसका प्राइस ज़्यादा है, तो सोवियत संघ में अगर कोई चीज़ महंगी है तो उसको रियायती दर पर या सब्सिडी वगैरह सुनते होंगे आप, तो सब्सिडी वगैरह पर उसको दिया जाता था, जिससे महंगी चीज़ का भी उपभोग किया जाता था वहाँ के लोगों के द्वारा। तो ये हमारा हो गया क्या, सोवियत संघ की मजबूती के कारण। और जब भी 4 नंबर का क्वेश्चन आए ना, तो प्रयास कीजिए पहले इंट्रो बना ले अपना, फिर इसमें से 4 नंबर का है तो 3-4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिख दें उसमें से, और थोड़ा उसमें सब हेडिंग बना के थोड़ा थोड़ा लिखें, और लास्ट में निष्कर्ष ज़रूर लिखें, क्योंकि निष्कर्ष ही क्या है, आपके जो आंसर में है वो थोड़ी सी क्या आएगी, जान आएगी, और जो एग्ज़ामिनर होगा वो क्या होगा, प्रभावित होगा। और फिर है गोर्बाचेव की नीति। गोर्बाचेव जो थे ना, वो 1980 के दशक में, 1980 के दशक में क्या बने थे, महासचिव बने थे, किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के। तो राष्ट्रपति को कह लीजिए या महासचिव कह लीजिए। तो गोर्बाचेव जो थे 1980 में क्या बने थे, उनका पूरा नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, तो महासचिव बने थे। तो इनने क्या किया, 2 पॉलिसी लेकर आए, जिसको बोलते हैं ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ये नाम थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बोलने में, जबान में थोड़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि रशियन टर्म है, लेकिन समझ लीजिए सिंपल है। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन। खुलापन का मतलब क्या होता है, अब जो ये थे गोर्बाचेव थे, इनने क्या किया, पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को क्या किया, बढ़ाने का प्रयास किया, अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, उनसे व्यापार बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें खुलापन। दूसरा है पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना। पुनर्रचने का मतलब क्या होता है, इनने अब क्या किया, राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। पहले की जैसे हमने समझा सोवियत प्रणाली में एक ही पार्टी का प्रभुत्व होता था, लोकतंत्र तो हो ही नहीं सकता, एक पार्टी है तो। लेकिन इनने क्या किया, लोकतंत्र लाने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो गया, इनका प्रयास क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि कोई व्यक्ति जब हद से ज़्यादा अच्छा करता है ना, तो उसको गिराने के लिए भी लोग लगे रहते हैं। तो इनके जो फेलियर हुआ था, इनकी जो पॉलिसी विफल हो गई थी, उसके 2 कारण रहे हैं।
पहला एक कम्युनिस्ट पार्टी ही रही है। ये जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी आपको दिख रहा है, ये मैंने मार्क किया है। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना, उसमें नेताओं को क्या मिला हुआ था? विशेषाधिकार मिला हुआ था, यानी प्रिविलेज मिला हुआ था एक आम आदमी की तुलना में। जैसे देखिए ना, भारत में ही देख लीजिए, जो नेता लोग हैं उनको कितनी सारी प्रिविलेज मिलता है, गाड़ी मिलता है, भत्ता मिलता है, तरह तरह का, घर का, रहने का, खाने का, सब कुछ मिलता है। तो वो कभी भी आम आदमी के साथ शेयर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। उसको कभी नहीं सोचेंगे कि आम आदमी पे जाए। तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे ना, वो विरोध कर रहे थे किसका? इसका, गोरबाचेव की नीति का क्या कर रहे थे वो लोग? विरोध कर रहे थे। और दूसरा हो गए लोग। कौन हो गए? लोग। और हम तो पब्लिक हैं भाई, पब्लिक तो सब जानती है। तो पब्लिक जब सब जानती है, और हम जो जनता जो होती है ना, वो थोड़ी सी क्या होती है, कोई भी चीज़ चेंज हो रही होती है ना, तो उसको लगता है जल्दी से हो जाए वो चीज़। जैसे कि आपका 12वीं क्लास है, 8-9 महीने का समय है, तो आप सोच रहे होंगे जल्दी से 1 ही महीने में हो जाए, लेकिन नहीं हो सकता। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, काम चलेगा। हर एक दिन पढ़ना पड़ेगा आपको, हर एक दिन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, आपका काम होगा। ठीक है ना। तो दूसरा क्या है? लोगों को लग तो रहा था चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वो लोग लग रहा था चेंजेस बहुत स्लो आ रहा है, धीरे आ रहा है, जिस वजह से लोग क्या हो गए, अधीर हो गए। तो यही 2 कारण रहे हैं कि गोरबाचेव की नीति क्या हो गई, विफल हो गई। पहला कारण क्या है? लोग क्या हो गए, अधीर हो गए। लोग क्या हो गए, अधीर। अधीर का मतलब अपने आप को धैर्य में नहीं रख पा। और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आज हम पूरा लेक्चर तो नहीं रखेंगे, हाँ, लेकिन कुछ इसके 2 पॉइंट और रह गए, उसको भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और आपकी बैठने की अगर ज़्यादा हैबिट नहीं है, तो आप 12वीं में कम से कम 1-1.5 घंटा एक साथ पढ़ने का तो प्रयास ज़रूर कीजिए। और एक 12वीं के स्टूडेंट को कम से कम मिनिमम 4-5-6 घंटा ना सेल्फ स्टडी करना ही चाहिए। तो थोड़ा बैठने का प्रयास बनाइए। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन के कारण। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे लेसन का, क्योंकि लेसन ही क्या है, 2 ध्रुवीयता का अंत। तो जानते हैं, और ये 6 नंबर में भी आता है, 4 नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट है, आता ही आता है। तो जानते हैं एक करके क्या कारण रहे हैं। पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण ये था कि वहाँ के जो लोग थे ना, सोवियत संघ के जो लोग थे वहाँ, उनको राजनीतिक आज़ादी मिली नहीं थी। जैसे भारत में क्या है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपने अगर फंडामेंटल राइट पढ़ रखे हो, मूल अधिकार पढ़ रखे हो, तो आर्टिकल 19 में क्या है, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम लोग क्या करते हैं, नेताओं के बारे में बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं, कि केजू भाई ये किए, मोदिया जी वो किए, और कई सारे कार्टून भी चलाते हैं, देखते ही होंगे, न्यूज़ में आते हैं ना कार्टून। लेकिन यहाँ के लोगों को ना अपने राजनेताओं के बारे में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं था, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। और जो थोड़े बहुत बोलते भी थे, तो उनका क्या होता था, वो कार्टून में चुटकुलों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करने का प्रयास करते थे। तो कोई भी देश जहाँ पे लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी, तो वो देश क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। तो एक कारण ये भी रहा है सोवियत संघ जो विफल हो गया, राजनीतिक कारण। और नोट करते रहिए, सब कुछ मैं लिख नहीं सकता बोर्ड पे। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या हो गया कि जो सोवियत संघ था वो क्या करता था, अपने पिछलग्गू देशों पर क्या करता था, पैसा खर्चा। जैसे आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा, लोग वाग अपनी बैग बनाने के लिए क्या करते हैं, लड़के लोग बहुत सारे पैसे खर्चा करेंगे, चेले चपाटों को इकट्ठा करेंगे। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि सोवियत संघ के लोग क्या करते हैं, उससे ये मैं ये समझा रहा था। आर्थिक का मतलब ये हो गया कि पिछलग्गू देशों पर क्या कर रहे थे, खर्चा वगैरह कर रहे थे वो लोग। जब वो लोग खर्चा वगैरह कर रहे थे, तो जब हद से ज़्यादा किसी चीज़ पर खर्चा करने लगेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा, वो देश बर्बाद हो जाएगा। तो बेसिकली क्यों बर्बाद हुआ, अपनी बैग बनाने के चक्कर में क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो इस वजह से क्या होता है कि एक ये भी कारण रहता है कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। और थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो कैमरे में बोलना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो हेजिटेशन है वो मिट जाएगा समय के साथ। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, और कहीं पे गलत वगैरह हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और कहीं पे गलती हो तो मुझे बताइएगा भी। फिर उसके बाद है तकनीकी विकास। तकनीक क्या, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। पहले तो फ़ोन होता नहीं था, खटखट वाला फ़ोन होता था, देखा होगा, बात भी नहीं हो पाती थी किसी से। लेकिन अब क्या है, हम पे फ़ोन होता है कि नहीं होता है। बगल में बंदा बैठा है, उससे हम बात नहीं करते हैं, लेकिन अमेरिका में कोई बैठा होगा तो उससे बात कर रहे होंगे।
बगल वाला कह रहा भाई साहब हमें भी तो देख लीजिए, उनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, जो दूर बैठा हुआ है। तकनीक ना हमारी रिलेशनशिप डिसाइड करता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन बता दीजिएगा आपको एक्स्ट्रा जानना है कि नहीं जानना, लेकिन मेरा मन होता है तो मैं उसको बताने का प्रयास। हाँ, तो मैं बता रहा था तकनीक जो है ना बहुत कुछ डिसाइड करती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, बताइएगा आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है कि नहीं जानना है। उस हिसाब से केवल 12वीं तक ही सीमित रहना है। मेरे हिसाब से जानना चाहिए, थिंकिंग क्रिएचर बनना चाहिए, रटने से कुछ नहीं होगा, चीज़ों को समझना चाहिए। तो तकनीक हमारा रिलेशनशिप आजकल डिसाइड कर रहा है। देख लीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है रिलेशनशिप। जैसे कि शर्मा जी ने फ़ोन लगा दिया, या शर्मा जी ने मान लीजिए फेसबुक पे क्या किया, एक फ़ोटो अपलोड कर दिया, और उनने वर्मा जी को फ़ोन करके बोला, हे वर्मा जी आप तो हमारा फ़ोटो लाइक ही नहीं किए। तो इसका मतलब क्या है कि आप नाराज़ चल रहे हैं क्या। तो इसका मतलब क्या, तकनीक जो है ना वो आपका क्या कर रही है, रिलेशनशिप डिसाइड कर रही है। खैर बैक टू द टॉपिक, मैं बता रहा था सोवियत संघ के एक विघटन का ये भी कारण रहा है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास का मतलब क्या है, सोवियत संघ में क्या बढ़ने लगी, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी समय के साथ साथ। तो उनका जो ज्ञान है ना वो पश्चिमी देशों के बारे में क्या है, बढ़ने लगा। ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, यहाँ लिखना है मेरे को। तो इनका ज्ञान क्या है, पश्चिमी देशों के बारे में बढ़ने लगा। ये हल्का चल रहा है, थोड़ा काले से ही लिख देता हूँ। उनका ज्ञान क्या है, पश्चिमी देशों के बारे में, थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा, पश्चिमी देशों के बारे में क्या उनका ज्ञान बढ़ने लगा। वो अब कंपेयर करने लगे कि पश्चिम में तो लोग इतने आज़ादी से रहते हैं, उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आराम से क्लबों में जा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन हम पे इतनी ज़्यादा बंदिशें लगी हुई है। देखा होगा आपने, कोई घटना अमेरिका में घटती है उसका तुरंत ही हमें पता चल जाता है, क्यों, तकनीक के कारण। तो टेक्नोलॉजी विकसित हुई तो सोवियत संघ के जो लोग थे अपने आप को पश्चिमी मुल्कों से कमज़ोर महसूस करने लगे। हाँ, तो जैसे कि हमने समझ लिया तकनीकी विकास के कारण भी क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। एक है गोर्बाचेव की नीति, वो मैंने बता ही दिया गोर्बाचेव की क्या नीति है। ग्लासनोस्त पेरेस्ट्रोइका, लोग अधीर हो गए अपने, और जो एक कम्युनिस्ट लीडर थे वो लोग क्या थे, नाराज़ हो गए, मतलब गोर्बाचेव के खिलाफ हो गए। तो उसकी नीतियाँ क्या हो गई, विफल हो गई। तो ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। दूसरा सामरिक का मतलब क्या होता है, रूस जो है ना हथियारों पर बहुत ज़्यादा क्या करने लगा, रूस कह लीजिए, सोवियत संघ कह लीजिए, हथियारों पर बहुत ज़्यादा क्या करने लगा, व्यय करने लगा, खर्चा करने लगा। तो इससे क्या होगा, वो कमज़ोर हो गया। जब कोई भी देश जब आर्म्स पे खर्चा करने लगे या मिलिट्री के सामान पे खर्चा करने लगे, हथियारों पे खर्चा करने लगे, तो इसका मतलब समझिए कि वो वहाँ पे ना कल्याण के कामों पर ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो एक कारण ये भी रहा है कि वो सामरिक हथियार यानी हथियारों पर ज़्यादा खर्चा करने लगा। हथियारों पर थोड़ा सा देख ली, राइटिंग तो बन नहीं रही है, लेकिन हाँ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हथियारों पर खर्च करने लगा, एक कारण यह है। दूसरा है रूस का प्रभुत्व। रूस का प्रभुत्व का मतलब क्या है कि हैं तो 15 गणराज्य हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रभुत्व किसका था, रूस का था। जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि रूस की ऐसे खातिरदारी होती थी जैसे कि कोई दामाद हो, जैसे कैसे जाता है ससुराल में, तो दामाद को पूरा खाना पीना ढंग से दिया जाता है, बाकी जो आते हैं उनको भी बेचारों को रोटी डाल ही दिया जाता है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो लेकिन सारे बराबर थे, लेकिन अगर एक को ज़्यादा महत्व देने लगेंगे तो उस राष्ट्र से, उस देश से चिढ़ने लगेगा कि नहीं चिढ़ने लगेगा, चिढ़ने लगेगा। तो रूस को लेके ना सबके मन में क्या आ गया, आने लगा कि रूस को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, हम लोग को तो ज़्यादा महत्व दिया ही नहीं जाता है। तो ये इसके कारण है विघटन के। तो इसको नोट करते हुए चलिएगा, एक बार नोट कर लेंगे तो दोबारा पढ़ने, फिर उसी को रिवीजन करते हुए चलिएगा। तो राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी, गोर्बाचेव की नीति, सामरिक और रूस का प्रभुत्व, ये समझ लिया। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य और बैठने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मैंने बताया, कुछ अच्छा करना है तो आपको समय देना पड़ेगा। यू हैव टू बी डेडिकेटेड फॉर योर स्टडीज़। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये लेक्चर अभी समाप्त तो नहीं होगा, इसका जो कुछ पार्ट रह जाएगा वो मैं अगले में लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा भी बड़ी ना हो जाए। तो अब जानेंगे सोवियत संघ का विघटन के परिणाम। सोवियत संघ का विघटन मतलब इस चैप्टर का ही नाम है, दो ध्रुवीयता का अंत।
जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके क्या परिणाम हुए, तो वो हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। एक कॉमन सी थिंकिंग लगाइए, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ होगा तो क्या होगा, क्या हुआ होगा, शीत युद्ध का अंत हो गया होगा, दो ध्रुवीयता का क्या हो गया, अंत। दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या है, शीत युद्ध का क्या हो गया होगा, अंत हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख ही रखा है, तो दो ध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या है, शीत युद्ध का अंत हो गया, शीत युद्ध का अंत। तो पहला यही हो गया परिणाम कि शीत युद्ध का अंत हो गया, दो ध्रुवीयता का मतलब अब सोवियत संघ विघटित हो गया। दूसरा हथियारों की समाप्ति, यानी हथियारों की होड़ की समाप्ति होगा। यहाँ पे होड़ का मतलब क्या है, दोनों को लग रहा था, डर लग रहा था कोई एक दूसरे पर हमला ना कर दे, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट भी समझा था। तो दोनों देश क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों को एक्यूमुलेट करने का या इकट्ठा करने का क्या करते थे, प्रयास करते थे। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अब हथियारों की होड़ क्या हो गई, कम हो गई, अब लोग कम हथियार इकट्ठा करने लगे, लोग कह लीजिए, देश कह लीजिए। फिर है अमेरिकी वर्चस्व, अमेरिकी वर्चस्व। हाँ, तो जैसे कि हमने समझा कि दो ध्रुवीयता का अंत, शीत युद्ध का अंत हो गया, हथियारों की होड़ जो इकट्ठा कर रहे थे वो क्या हो गया, अंत हो गया। मतलब अब लोग बाग ज़्यादा, लोग कह लीजिए देश अब हथियारों को ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर रहे थे। अब है अमेरिकी वर्चस्व। इस शब्द को समझने का प्रयास कीजिएगा, रटिए मत चीज़ों को, इसको समझना। वर्चस्व, वर्चस्व का मतलब क्या होता है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति का कोई एक ही केंद्र होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चस्व। जैसे आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में एक का क्या होता है, दबदबा ज़्यादा होता है, तो गली मोहल्ले में बोलते हैं ना, हाँ ये बहुत मजबूत है। तो उसी तरीके से जब एक देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, मजबूत होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्चस्व। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसका एक परिणाम ये भी हुआ कि संपूर्ण विश्व में किसका वर्चस्व बढ़ गया, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया, जो देखते हैं हम आज भी कहीं ना कहीं कायम है। उसके बाद है आपका ये WB और IMF। WB का मतलब हो गया आपका विश्व बैंक, विश्व बैंक। IMF का मतलब हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बोलते हैं हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। तो इनकी भूमिका क्या हो गई, बढ़ गई। इनकी भूमिका वैसे बंद हो गए थे आपके 1944-45 के करीब में ही बन गए थे, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ ना तो कई सारे देश क्या हो गए, पिछड़ गए, आर्थिक रूप से क्या हो गए, पिछड़ गए। अब उनको अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए क्या था, ज़रूरी था कोई ना कहीं से कर्जा मिले ताकि उनकी अर्थव्यवस्था क्या हो सके, अच्छी हो सके। तो ये उस समय पे क्या कर रहे थे, जब 1990 में अंत हो गया किसका, सोवियत संघ का जब अंत हुआ तो फिर क्या होता है कि विश्व बैंक और IMF क्या करते हैं, इन देशों को, जो नए नए देश टूट के बने थे, आगे हम देखेंगे नए नए देशों का उदय हुआ, तो उनकी अर्थव्यवस्था को उत्थान के लिए क्या है, इसने WB ने या विश्व बैंक ने या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या दिया, उनको कर्जा दिया, उधार दिया, ऋण दिया। फिर है आपका नए देशों का उदय, जैसे मैंने बताया ही 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। तो जब क्या हुआ, सोवियत संघ टूट गया तो क्या है, नए नए देशों का क्या हो गया, उदय हो गया। कई देशों ने अपना एक संगठन भी बना लिया। तो जैसे कि यूरोपीय संघ की स्थापना, तो एक यूरोपीय संघ बन जाता है। पहले पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी कह लीजिए, या पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप बटा हुआ था विचारधारा के आधार पर, पूंजीवाद और समाजवाद के आधार पर। तो फिर क्या हुआ, जब 1990 में क्या हुआ, विघटन हो गया सोवियत संघ का। एक चीज़ और ध्यान रखिए, सोवियत संघ का विघटन तो 1990 में हो जाता है, लेकिन ऑफिशियल रूप से जो होता है वो 1991 में होता है। 1991 में 3 देशों के द्वारा किया जाता है, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, जो आप आज देख ही रहे हैं कैसे यूक्रेन और इसमें लड़ाई चल रहा है। कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा, क्योंकि ये आएगा। तो 1921 में क्या है, इन तीनों देशों ने मिलकर क्या कर दी, अब रूस की क्या कर दी, घोषणा कर दी कि अब सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। और ये जो घोषणा की थी उस नेता का नाम था बोरिस येल्त्सिन। क्या नाम था, बोरिस येल्त्सिन। तो ये सब फैक्ट है, आप कॉन्सेप्ट बनाइए, ये सब आराम से याद हो जाएंगे। टिक मार्क में पूछ लेगा कि 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसको किसने किया था या किसने घोषणा की थी, तो बोरिस येल्त्सिन ने की थी।
ठीक है। तो मैं बता रहा था यूरोपीय संघ का क्या हो गया, स्थापना। तो जब यूरोप क्या हो गया, कई जो मैं समझा रहा था कि जो ये था सोवियत संघ जो था आपका, जब टूट गया तो कई सारे नए देश बने और उन देशों ने मिलकर एक संगठन बना लिया जिसको बोलते हैं यूरोपीय संघ। नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा ना आपका समसामयिक सत्ता के केंद्र, तो उसमें हम पूरा डिटेल्ड में पढ़ेंगे इसको। फिर है रूस उत्तराधिकारी बनना। ये कोने में लिखा है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं, हाँ लेकिन दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, और नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है, जब आपने देखा होगा आपके परिवार में कहीं पे भी कोई मरता है तो क्या होता है, उसका बेटा बेटी कोई भी होता है तो एक उत्तराधिकारी बनते हैं कि नहीं बनते हैं, कि आगे कौन चलाएगा चीज़ों को। तो उसी तरीके से क्या है, रूस भी बन गया किसका उत्तराधिकारी, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। तो सोवियत संघ ने जो भी अंतर्राष्ट्रीय करार किए हुए थे, समझौते किए हुए थे, ट्रीटी किया हुआ था, उसकी अब जिम्मेदारी किसकी हो गई, रूस की जिम्मेदारी हो गई। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो फीडबैक में बताते रहिएगा मेरे को थोड़ा सा। फिर एक लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद वर्ड सुनिए क्या है, राष्ट्रवाद बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद का मतलब होता है, टुकड़ों में समझिए, राष्ट्र का मतलब क्या होता है देश, और वाद का मतलब क्या होता है प्रेम। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति जो प्रेम की हमारी भावना होती है, उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। तो अब राष्ट्रवादी भावना का क्या हुआ, उभार हुआ, जागृत हुआ। जब सोवियत संघ था तो 15 गणराज्य थे, तो उस समय में क्या था, किसी भी देश में क्या थी, एक कोई भी देश सिंगल तो था नहीं, तो उनमें क्या थी, राष्ट्रवाद की भावना होती नहीं थी। जब वो टूटकर अलग अलग हुए तो क्या हुआ, उनमें अपने देश के प्रति क्या हो गया, प्रेम जागरूक हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद की भावना का क्या हुआ, उभार हुआ। तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगा, और थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ उसको भी सुन लीजिएगा। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिन पे संसाधनों की क्या होती है, कमी होती है, तो वो व्यक्ति भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मैं एक चीज़ की आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िए और अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ते हुए चलिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और प्लीज़ इसको क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो जिसको इसकी ज़रूरत है उसको पहुंचाइए, और थोड़े से कमेंट वगैरह करके मेरी कमियों को भी बताइए। अगर आपको पसंद नहीं है तो उसको आप पे ऑप्शन है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बताइए। और एक चीज़ अंत में और कहूँगा कि पढ़िए अच्छे से, खूब बढ़िया से पढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू।